हाय बच्चे लोग। कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। यार हम लोग पिछला जो लेक्चर हम लोगों का चल रहा था हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और लास्ट लाइन जो मैंने वहां पर छोड़ी थी वो हम लोगों ने बताया था फॉलिकुलर अट्रेसिया के बारे में। जिसने भी अभी तक उस लेक्चर को अटेंड नहीं करा है यार जल्दी से पीछे का लेक्चर देख लो ताकि आगे का लेक्चर आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आए, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू करने के लिए क्या पड़ेगा, हमको एक डायग्राम की, बड़े से डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो बड़ा सा डायग्राम जल्दी से आपके सामने यहाँ पे प्रकट करते हैं, देखते हैं जरा उसके बारे में। तो ये रहा बड़ा सा जो मैंने बोला था वही वाला डायग्राम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से आखिरी तक पढ़ना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना सारा घमासान आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो लेबलिंग शुरू करते हैं। लेबलिंग के साथ साथ इसको समझाता हुआ भी चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देख रहे हो कि ठीक है, जो डोर्सल एब्डोमिनल रिजेस होती हैं, ठीक है, उससे ये ओवरी का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद मैंने ये बात बताई थी कि जो एब्डोमिनल वॉल होती है वहां से ओवरी कैसे अटैच होती है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर जिम्मेदार था, उसका नाम था मीजोवेरियम, ठीक है। तो इट इज मीजोवेरियम, ठीक है। ये क्या है, यही है मीजोवेरियम, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया था लेकिन आज मैंने दिखा भी दिया कि बेटा इट इज मीजोवेरियम, ठीक है। तो इस ओवरी में क्या क्या चल रहा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओवरी की 3 वॉल होती हैं, ठीक है। मतलब एक ये सबसे बाहर की तरफ, जिसको क्या बोला था, विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद जो थी ये क्या थी, जर्नल एपिथेलियम। और अंदर की तरफ क्या थी, ये थी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर हुई थी। तो ये क्या है, इट इज वॉल, ठीक है। तो ये ओवरी की वॉल हो गई, ठीक है। और बताया था कि ओवरी को आप लोग अगर सेक्शन काटो तो उसमें 2 पार्ट में बांट सकते हो, एक कॉर्टेक्स था, एक मेडुला था, ठीक है। तो सेंटर का पोर्शन थोड़ा सा डार्क होता है तो इसी को बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं मेडुला। क्या बोल देते हैं, मेडुला। और बाहर की तरफ ये पूरा क्या है, ये है पूरा कॉर्टेक्स। अब ये वॉल हमने पूरे में नहीं बनाया, इतने में समझ लो क्योंकि स्ट्रक्चर तो आप समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो होता ये है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता क्या है कि लगभग 100 से 150 जो ये प्राइमरी फॉलिकल हैं, क्या है, इन्हीं को कहते हैं भैया प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहा गया था यार, एक और नाम था, इसी को नाम दिया था प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या कहा गया था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो थी वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, क्लस्टर्ड में आ जाती है, ठीक है। और उनमें से क्या होता है, उनमें से जो एक होती है, मतलब है तो ढेर सारी घिरी हुई है, लेकिन उसमें से सेंट्रल वाली या कोई भी जो हो सकती है वो क्या करती है, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ कुछ रिजर्व फूड मटेरियल को भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और इकट्ठा करते करते होता यह है कि वो सेंटर में आ जाती है, ठीक है। क्लस्टर के क्या होती है, सेंटर में आ जाती है और अपने साइज को भी क्या करती है, बढ़ा लेती है। जब वो अपने साइज को बढ़ा लेती है, क्लस्टर में आ गई है, क्लस्टर में आने के साथ साथ उसने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करा है, रिजर्व फूड मटेरियल को भी उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, साइज में भी बढ़ गई है। तो बढ़ने के बाद इसी प्राइमरी फॉलिकल या दूसरा नाम है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इसको एक नाम दिया जाता है, इसका नाम है प्राइमरी oocyte। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इट इज प्राइमरी oocyte। समझ में आ गया। तो ये क्या था भैया, यही है प्राइमरी oocyte, ठीक है। और बाकी जो फॉलिकल बची, अभी आपने कहा कि एक ही थी, उसने न्यूट्रिशन इकट्ठा करा तो वो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन जो बाकी की थी उनका क्या हुआ, तो रिमेनिंग जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं वो 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं इसी प्राइमरी फॉलिकल की। ये प्राइमरी फॉलिकल थी, यही अभी इंटरचेंज हुई है। तो इसी के चारों तरफ क्या हो गई हैं, ये 2 लेयर्ड में अरेंज हो गई हैं। और इन्हीं जो लेयर हैं, ये लेयर बनी कैसी हैं, ये लेयर बनी है ग्रेन्युलोसा सेल्स से। नाम लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्यूल का मतलब होता है दाने दाने, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है। तो ये सेल्स जो अरेंज हुई है यहां पर वो ग्रेन्युलर लाइक है, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, ग्रेन्युलोसा सेल्स। और कितनी हैं, ये 2 हैं। और ये 2 किसने बनाई है, वो जो रिमेनिंग प्राइमरी फॉलिकल थी उन्हीं ने बनाई है। और उसमें से एक प्राइमरी फॉलिकल क्या थी, साइज में बढ़ जाती है और अपने आप को क्या बना लेती है, प्राइमरी oocyte बना लेती है, ठीक है। तो इस स्टेज पे जो प्राइमरी फॉलिकल आया है उसी को एक और नाम देते हैं, कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। देख लो भैया कि आप इसी प्राइमरी oocyte को ही
जब प्राइमरी oocyte जो बना यहाँ पर, वो क्यों बना था? साइज में इंक्रीमेंट हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, ठीक है, साथ साथ में रिजर्व फूड मटेरियल को उसने स्टोर किया, ठीक है। और जो ये प्राइमरी फॉलिकल था, इस स्टेज पे आने के बाद क्या कहलाने लगता है? सेकेंडरी फॉलिकल। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है कि सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte एक ही चीज होती है, बात समझ में आ गई। और जो यहाँ पर ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की दो लेयर बनी है, इनका भी नाम है, दोनों का एक एक नाम है। बाहर वाली जो है, जो बाहर वाली है, बाहर वाली का नाम है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। बाहर वाली का नाम क्या है? बाहर वाली का नाम है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ठीक है। अच्छे अच्छे नाम है, याद रखिएगा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और अंदर की तरफ जो है उसका नाम है क्या? कोरोना रेडिएटा। कोरोना से कुछ और मत ले लेना, ठीक है, यहाँ का यहीं से कोरोना आया है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। यहां से भैया कोरोना नहीं आया है, कोरोना के पैदा होने से पहले ये सब आ चुका था, ठीक है। अब हुआ ये कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इट इज सेकेंडरी फॉलिकल, जल्दी ही क्या होती है? ये टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमने बोला सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, जल्दी से क्या हो जाएगी? टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन भैया आप कैसे पहचानोगे कि भैया सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में चला गया? तो टर्शरी फॉलिकल की एक अच्छी सी पहचान, जैसे कि मेरी पहचान के चश्मा पहनता हूं, है ना, वैसे ही इसकी भी कुछ पहचान है। मेरा बोलने का तरीका, मेरा थोड़ा सा मतलब बहुत सारी बातें आज अब तक जान गए होगे मेरे बारे में, तो वैसे ही इनके साथ भी कुछ होता है, इनका भी कुछ अपना कैरेक्टर होता है कि कैसे पहचानोगे कि भैया ये टर्शरी फॉलिकल है। तो इसका नाम मैंने क्या दिया? इसका नाम दिया मैंने टर्शरी फॉलिकल। क्या नाम दिया है? टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल को पहचानते कैसे हैं? होता यह है कि जो ये दोनों लेयर बनी थी, मींस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और कोरोना रेडिएटा, तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और कोरोना रेडिएटा के बीच में क्या होता है? एक कैविटी बन जाती है, उसी कैविटी को कहते हैं क्या? एंट्रम। तो ये जो कैविटी बन गई, इसी कैविटी को नाम दिया गया है क्या? एंट्रम। तो देख लो भैया, दो लेयर थी, अंदर की तरफ कोरोना रेडिएटा, बाहर की तरफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और दोनों के बीच में, दोनों के बीचम बीच क्या हो गई है? कैविटी बन गई है, उसको बोला गया, उसको बोल दिया गया है एंट्रम। समझ में आ गया? और एंट्रम नहीं है, ये क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। क्या है? फ्लूइड फिल्ड। इतनी तो बात मेरे हिसाब से आपकी खोपड़ी में बैठ गई होगी, ठीक है। अब जरा देखो कि इसमें कुछ स्टाल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि क्या कर रहा है? इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और कोरोना रेडिएटर को बांधे मारे, तुम नहीं जाओगी, आज यहीं पे रहोगी, दूर ना हो जाए, तो पास पास में बनाए रखने के लिए एक स्टाल लाइक कनेक्शन है कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच में, जिसका नाम है क्यूमुलस ओवेरिकस। क्या नाम दिया? क्यूमुलस ओवेरिकस। तो भैया ये जो स्टाल लाइक स्ट्रक्चर जो कि कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच बीच में मौजूद है, नाम क्या दे दिया इसको? क्यूमुलस ओवेरिकस। भूलना मत, स्टाल लाइक कनेक्शन है किसके किसके बीच में? कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। अब देखो जरा, होता यह है कि जो ये प्राइमरी oocyte था, टर्शरी फॉलिकल में जाने के बाद होता यह है कि ये अब सेकेंडरी oocyte में बना। बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, है ना, फिर से मैं समझाता हूं। दीज आर प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होंगे किसमें? प्राइमरी oocyte में। किसमें? प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में क्या बोला था? सेकेंडरी फॉलिकल बोला था, ठीक है। अब अगर आप प्राइमरी oocyte ना बोलो थोड़ी देर के लिए, देखो बात अच्छे समझ में आएगी। दिस प्राइमरी फॉलिकल, इट इज सेकेंडरी फॉलिकल, इट इज टर्शरी फॉलिकल। जब तक फॉलिकल चल रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी चल रहा था। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था? प्राइमरी oocyte में, ठीक है। दीज आर नॉट प्राइमरी oocyte, इट इज प्राइमरी oocyte, ठीक है, व्हिच इज कवर्ड बाय टू लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सिंपली सा। अब होता यह है कि टर्शरी फॉलिकल किसमें बदलता है? सेकेंडरी oocyte में। देखो प्राइमरी oocyte ये था और सेकेंडरी oocyte ये है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बात यहां पर कंफ्यूजिंग हमको नहीं बनानी है, हमको सेकेंडरी oocyte की बात करनी है कि प्राइमरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में जाने के बाद किसमें बदल जाता है? सेकेंडरी oocyte में। तो इट इज सेकेंडरी oocyte। समझ में आ गया? तो ये रहा भैया सेकेंडरी oocyte। अब जरा देखो कि सेकेंडरी oocyte बन गया। अब होता यह है कि अंदर की तरफ जो ये लेयर देख रहे हो आप, अंदर की तरफ कौन सी थी? ये थी जोना पैली, सॉरी कोरोना रेडिएटा, ठीक है।
तो कोरोना रेडिएटा जो यहाँ पर है, ठीक है, क्या करती है, और कोरोना रेडिएटा के साथ साथ हम लोग ये सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर वाला, इट इज सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte क्या करता है कि एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर का सेक्रीशन करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर का जब सेक्रीशन करता है तो होता है ये, यहाँ पे आप रेड रेड देख रहे हो ना, रेड रेड ये, ठीक है। जो ये ग्रीन दो बनी है, ये दो जो ग्रीन लेयर है, ये वही पहली वाली लेयर है, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये ब्लू वाली कुछ नई आ गई है और ये रेड वाली भी नई आ गई है, ठीक है। तो होता यह है कि जो रेड वाली लेयर है, ये जो अंदर की तरफ है, इसका अपना नाम है, इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर आ जाए तो जोना पेल्यूसिडा के बाहर कौन सी होगी? कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाहर आ जाए तो ये लेयर का नाम होगा मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बाद आ जाए तो इस लेयर का नाम होगा थीका इंटरना। थीका इंटरना के बाद आ जाए तो आखिरी लेयर क्या होगा? नाम थीका एक्सटर्ना। क्या नाम होगा? थीका एक्सटर्ना। तो भैया देख लो, यहां पर मैंने ये 5 लेयर के नाम लिख दिए हैं, जिसमें से कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा को तो आप पहले से जान रहे थे। नई लेयर कौन कौन सी आई है? ये जोना पेल्यूसिडा, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो ये जोना पेल्यूसिडा कहां से आई, मैं इसी के बारे में बता रहा हूं कि जोना पेल्यूसिडा क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है जो कि सेकेंडरी oocyte ने, तो अंदर की तरफ जो इस सेल देख रहे हैं, जो सेकेंडरी oocyte है, मेनली इसी ने इसको बनाया है। साथ साथ में कोरोना रेडिएटा ने भी कुछ मदद करी है इस जोना पेल्यूसिडा को बनाने के लिए, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा होता है ओवरी का स्ट्रोमा जो यहाँ पर भरा भरा सा होगा, ठीक है, फ्लूइड जो होगा स्ट्रोमा, ठीक है, ये क्या करता है? ये बाहर से 2 लेयर बना देगा। देखो, अंदर से एक लेयर oocyte ने बना ली और बाहर की जो 2 लेयर है, मींस थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये किसने बना ली है? ये ओवरी के स्ट्रोमा ने बना ली है। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना की क्या खासियत है। थीका इंटरना के बारे में अगर देखें तो थीका इंटरना मतलब इनर है, अंदर की तरफ है, साथ साथ में हाईली वॉस्कुलराइज्ड है, मतलब यहां पर ब्लड सप्लाई पाई जा रही होगी, और साथ साथ में ये सेलुलर है, लिविंग है, ठीक है। थीका एक्सटर्ना की बात कर लें तो बाहर है, ये बाहर की लेयर है, फाइब्रस है मतलब डेड है, मतलब, और साथ साथ में नॉन सेलुलर है। समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग बात कर लें कि जो ये हम लोगों ने यहाँ पर ये 5 लेयर्ड मेम्ब्रेन बनाई है, अभी इसी की बात आगे चल के थोड़ी सी करनी है, ठीक है। लेकिन एक बात है थीका इंटरना की, जरा वो बात कर लें। थीका इंटरना की कुछ खास बात ये है कि थीका इंटरना एक हार्मोन सेक्रीट करती है। उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। तो याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कौन कौन कर सकता है, तो उसमें से एक नाम थीका इंटरना भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ सेल है, जिसको हम लोगों ने सेकेंडरी oocyte बोला है, क्या बोला है? इसी को हम लोगों ने सेकेंडरी oocyte बोला है। तो सेकेंडरी oocyte क्या है? ये 5 लेयर कवरिंग से कवर्ड हो गया है। 5 लेयर कवरिंग कौन कौन सी है? पहली जोना पेल्यूसिडा है, उसके बाद कोरोना रेडिएटा, फिर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, फिर थीका इंटरना, फिर थीका एक्सटर्ना। याद रखिएगा, चाहे इनर टू आउटर याद कर लीजिए, चाहे आउटर टू इनर याद कर लीजिए, लेकिन सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज मेंटेन रहे। क्योंकि भैया नीट का जो सवाल बनता है, इसमें कभी कभी इनर टू आउटर लेयर पूछ लेते हैं और कभी कभी आउटर टू इनर पूछ लेते हैं, तो लेवलिंग आपको वहां पर सही करनी होती है। और कभी कभी क्वेश्चन भी दे देता है, तो सीरियल में दे देता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या सीक्वेंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो ऑप्शन में लिखा होता है इनर टू आउटर भी दिया होता है और आउटर टू इनर भी दिया होता है। तो बात वहां पर ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं बहुत ही कायदे से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? ये 5 लेयर्ड कवरिंग से क्या हो गया? कवर्ड हो गया है। और कवर होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte को एक नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं क्या? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या नाम देते हैं भैया? ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो याद रहेगा ग्रेफियन फॉलिकल क्या है? जब सेकेंडरी oocyte 5 लेयर कवरिंग से कवर्ड हो जाता है तो नाम क्या मिल जाता है उसको? ग्रेफियन फॉलिकल दे दिया जाता है, ठीक है। अब होता यह है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इफेक्ट की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में बता दें, इट इज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, सीधा पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगी, ठीक है। तो
लेकिन हमने हाइपोथैलेमस भी बोला, ठीक है। तो पिट्यूटरी से पहले जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है वो कौन छोड़ देता है, वो हाइपोथैलेमस छोड़ता है। देन उसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन छोड़ देता है, ठीक है। तो खैर उसकी बात अभी हम लोग एंडोक्राइन नहीं पढ़ा, लेकिन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर था इसलिए मैंने बात कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में ये जो ग्रेफियन फॉलिकल होती है ये क्या करती है, ओवरी की वॉल पे प्रेशर डालती है, ऐसे प्रेशर दबाव डालती है। तो दबाव डालने की वजह से क्या होता है कि ओवरी में, जैसे कि अगर ये ओवरी है, सपोज दैट कि हम ये बता रहे हैं कि इट इज ओवरी, ठीक है, मैंने सिंपली ओवरी बनाई। तो अगर ग्रेफियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इफेक्ट की वजह से या उसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर दबाव डालेगा तो यहाँ का हिस्सा थोड़ा सा उभर के ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, इसी स्ट्रक्चर को आई बोल देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, इट इज आई, ठीक है। ये दबाव यहाँ पर पड़ने लगता है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया मैंने, इस जगह को क्या बोल दिया गया है, इस जगह को बोल दिया गया है आई, ठीक है। तो आई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब होता यह है कि जो ये ग्रेफियन फॉलिकल, इसी को मेच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, कि अगर भैया मेच्योर फॉलिकल के बारे में कभी आपसे सवाल बनता है, सवाल बना भी है, ठीक है, 2007-8 का सवाल था कि मेच्योर फॉलिकल का क्या कैरेक्टर है, ठीक है। कैरेक्टर यही था भैया, 5 लेयर्ड मेम्ब्रेन थी, तो ऑप्शन में यही आंसर था, ठीक है। 5 लेयर थी, कौन कौन सी थी, नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो ग्रेफियन फॉलिकल को ही मेच्योर फॉलिकल कहते हैं। घबराने की क्या बात जब मैं हूं आपके साथ, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। तो ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, और वॉल जो है ओवरी की, ये दोनों एक साथ फट जाते हैं। जब ये ऐसे प्रेशर डालना 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 तो होगा क्या, धमाका, बिग बैंग, ठीक है। अब बिग बैंग जब हुआ, धमाका मतलब बहुत ज्यादा धमाका, बहुत पता नहीं चलता है बाहर से, ठीक है, पुट से आवाज या वो भी नहीं आती है, ठीक है, नॉर्मली है, ठीक है। हल्का सा रप्चर होता है, हल्का सा पॉइंट जैसे छेद होता है, वो बाहर आ जाता है। तो होगा ये कि इसने जब प्रेशर डाला तो जो ओवरी की वॉल थी ये भी रप्चर होगी, वो 3 लेयर्ड वॉल है वो रप्चर होगी, और रप्चर होने के साथ साथ जो ये ग्रेफियन फॉलिकल होता है ये भी रप्चर हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte जो होता है, जो ये अंदर की तरफ सेकेंडरी oocyte था, ये 2 लेयर मेम्ब्रेन के साथ बाहर निकल जाते हैं साहब। देख लो, हुआ ये कि ग्रेफियन फॉलिकल ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या डाला, इसमें प्रेशराइज करा, उसको प्रेशराइज करा, वॉल यहां से रप्चर करी। वॉल जब रप्चर करी तो साथ साथ में ये जो ग्रेफियन फॉलिकल ये भी फट गया। फटा तो हुआ ये कि जो ये सेकेंडरी oocyte अंदर की तरफ जो है, इसने क्या करा कि ये 2 लेयर जो थी, मतलब 2 लेयर कौन कौन सी, एक जोना पेलिसिडा और एक कोरोना रेडिएटा, उसको लेके ये बाहर निकल गया। और जब बाहर निकला तो अंदर की तरफ 3 लेयर बची रह गई। याद रहेगा 3 लेयर कौन कौन सी बची रह गई होंगी, एक बची होगी थीका एक्सटर्ना, एक बची होगी थीका इंटरना, और एक बची होगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और ये लेके कौन कौन सी गया है, ये लेके गया बाहर की तरफ, कौन सी थी, बाहर की तरफ थी कोरोना रेडिएटा, और अंदर की तरफ क्या थी, अंदर की तरफ थी जोना पेलिसिडा, ठीक है। और ये सेकेंडरी oocyte था। बात समझ में आई। इसी प्रोसेस को बोला गया क्या, ओवुलेशन। क्या बोला गया, ओवम का ओवरी से बाहर आ जाना क्या कहलाता है, ओवुलेशन, ठीक है। और ओवुलेशन जो हुआ है जरा, सेकेंडरी oocyte में कौन कौन सी लेयर है, 2 ही है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, ठीक है। अब जो 3 लेयर थी ग्रेफियन फॉलिकल की, ये ओवरी में ही रह जाती हैं। देखो भैया ये ओवरी में ही रह गई, जिनमें से जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये दोनों की दोनों डीजेनरेट कर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। डीजेनरेट मतलब क्या होता है, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। एक्सेप्ट मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मतलब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा अभी भी कुछ ना कुछ बनाए रखी रहेगी, ठीक है। अब जहां पर से ये रप्चर करा है, ठीक है, जहां पर से ये रप्चर करा है वहां पर थोड़ा सा ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, रप्चर करा है, कुछ टिश्यूज वहां पे डैमेज हुए हैं, ब्लड कैपिलरीज डैमेज हुई हैं, तो थोड़ा सा ब्लड का क्लॉट भी बना रहता था, जो कि मैंने यहां पर बना दिया है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, कॉर्पस हेमोरैजिकम। क्या कहते हैं, कॉर्पस हेमोरैजिकम। हेमोरेज मतलब क्या होता है, ब्लड का क्लॉट हो जाना, अंदर बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट होना क्या कहलाता है, हेमोरेज जनरली कहलाता है, ठीक है। तो कॉर्पस हेमोरैजिकम मैंने उसको नाम दे दिया। अब जो यहाँ पर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बची थी, क्योंकि थीका एक्सटर्ना और इंटरना तो डीजनरेट हो गई, बची क्या थी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा क्या करती है, अपने ऊपर एक पिगमेंट को क्या कर लेती है, डिपॉजिट कर लेती है। उस पिगमेंट का नाम क्या है, उस पिगमेंट का नाम है ल्यूटिन पिगमेंट। क्या नाम है, ल्यूटिन पिगमेंट, ठीक है। तो आधे बच्चे समझ में आ गए होंगे कि ल्यूटिन पिगमेंट कहाँ क्या कैसा काम है, ठीक है। अब ल्यूटिन पिगमेंट जब इसके ऊपर डिपॉजिट होता है तो ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा थी, ये एक येलो कलर का, येलो बन नहीं पाया क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं था बच्चा, तो मैंने ग्रीन कलर का बना दिया, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर येलो कलर्ड, जो लिखा है वही मानना पड़ेगा आपको, ठीक है।
मैंने बोला तो मानना पड़ेगा आपको। तो ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा थी ल्यूटिन पिगमेंट को अपने ऊपर डिपॉजिट करके एक येलो कलर के एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में बदल जाती है। एंडोक्राइन में बदल गई मतलब क्या, क्या एक हार्मोन बनाएगी। तो हार्मोन कौन सा बनाती है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो येलो कलर्ड एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में बदल गई, उसी को नाम क्या देंगे, उसी को नाम देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो भैया ये क्या है, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन। ये भी एक ओवेरियन हार्मोन है, ठीक है। अब जो यहां पर ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, इसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है। तो अभी कंडीशन जानने से पहले एक बात बता दें कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये 2 से 4 दिन के अंदर, ठीक है, या 1 से 2 दिन के अंदर एक व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर में जो कि नॉन सेक्रेटरी होता है उसमें बदल जाता है और उसका नाम होता है कॉर्पस अल्बिकन्स। क्या नाम होता है, कॉर्पस अल्बिकन्स, ठीक है, जो कि 2 से 3 दिन में डीजनरेट हो जाता है। देख लो, मैंने कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम बना किससे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से। कब बना, जब इसने मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा ने जब अपने ऊपर ल्यूटिन पिगमेंट को डिपॉजिट करा। तो एक येलो कलर का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जल्दी क्या होता है कि एक व्हाइट कलर के नॉन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में या नॉन सेक्रेटरी स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, कॉर्पस अल्बिकन, जो कि 1 से 2 दिन में क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब लाइफ की बात कर ले कि कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ कितनी होती है, लाइफ स्पेन कितना होता है, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पेन कुछ अजीबो गरीब सा है। वो अजीबो गरीब सा ये है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पेन होता है वो डिपेंड करता है प्रेगनेंसी पे। किस पे डिपेंड करेगा, प्रेगनेंसी पे। कैसे डिपेंड करेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, 10 से 12 दिन ही रहेगा, उसके बाद डीजनरेट हो जाएगा। सिंपल मैंने बोला कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पेन होता है वो डिपेंड करता है प्रेगनेंसी पे, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम मात्र 10 से 12 दिन तक ही मतलब परसिस्ट करता है, दिन क्या करता है, डीजनरेट कर जाता है। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी होने के बाद जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कराना है उसके लिए जरूरत होगी किसकी, प्रोजेस्टेरॉन की। इनिशियली प्रोजेस्टेरॉन कौन देता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम ही देता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जब तक रहेगा जब तक प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता रहेगा, मतलब प्लेसेंटा को बनवाने में हेल्प करेगा। तो अगर प्रेगनेंसी हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम 3.5 महीने तक, मतलब 3 से 3.5 महीने तक परसिस्ट कर जाता। देख लीजिए कि जब प्रेगनेंसी नहीं हुई थी तो कॉर्पस ल्यूटियम मात्र 10 से 12 दिन तक ही उसकी जिंदगी थी, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो अब कॉर्पस ल्यूटियम की जिंदगी कितनी हो गई, 3 से 3.5 महीने तक, ठीक है। और ये क्या करेगा, 3 से 3.5 महीने तक आराम से क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करेगा। किसका सेक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन के सेक्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार था, यही प्लेसेंटा। और 3.5 महीने के बाद प्लेसेंटा बन चुका होता है आराम से। तो अब प्लेसेंटा कहता है कॉर्पस ल्यूटियम नाउ यू कैन गो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कर सकता हूं अब क्या, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन। कौन, प्लेसेंटा ऐसा कह रहा है क्योंकि प्लेसेंटा बन गया है। देख लो, नहीं थे तो कह रहे भैया रुके रहो, थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन दे दो, थोड़ा सा हम बन जाए, हम अब बन गए, निकल। तो ऐसा यहां पर कुछ होता है, ठीक है। तो जाते जाते एक सवाल ये है कि अगर 4 महीने की कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसकी ओवरी को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए, दोनों ओवरी को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी की ओवरीज को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, प्रेगनेंसी रहेगी या नहीं रहेगी। तो दोनों में जवाब हाँ या ना में आप मुझे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जवाब जिसको आता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इसका आंसर आपके इसी टॉपिक में छुपा है जो मैंने पढ़ाया है अभी। सो बच्चा लोग, ये खत्म हुई हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। अगले लेक्चर में आपसे ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी, वजाइना की हिस्टोलॉजी, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया जो भी स्ट्रक्चर थे, ठीक है, उनकी हिस्टोलॉजी, यूट्रस की भी अभी हिस्टोलॉजी होगी, ठीक है। तो 3 हिस्टोलॉजी बची हैं, एक ओविडक्ट की बची है, एक यूट्रस की बची है और एक वजाइना की बची है। तो 3 हिस्टोलॉजी पढ़ा के जल्दी से इसकी हिस्टोलॉजी को खत्म करते हैं।
देन पहुंचेंगे कहाँ पर, गैमीटोजेनेसिस पे। सो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बने रही हमारे इसी लेक्चर के साथ, अच्छे अच्छे बिंदास लेक्चर के साथ। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है राजा बाबू, जल्दी से वो नीचे वाला घंटा दबा लो, ताकि टाइम टू टाइम आपको इसने बिंदास लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके मेरे आंसर का जवाब जरूर देना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।